चलिए बेटा, मेनी ए टाइम्स अपने सामने एक टर्म आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इनफैक्ट 3 टर्म्स आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इस वर्ड को थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है बिकॉज अकाउंट्स का बुनियाद इन्हीं वर्ड्स पे टिका हुआ है ना। इन लूज टर्म अगर अपने इसको एस्टैब्लिश करें फैक्ट्स को, तो प्रिंसिपल्स वर्ड के अंदर ही आपका कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन आ जाएगा। यानी स्ट्रक्चर पहले अगर रेडी करें तो कन्वेंशन मतलब होती है साहब, अगेन इंग्लिश टर्म्स में, अकाउंटिंग सेंस में नहीं, बिलीफ, हम लोग का ओल्ड कस्टम्स, जिसको बोलेंगे पुराने समय से एक चला आ रहा है, प्रथा है, अकाउंट्स की प्रथा है, जिसको हम लोगों ने टाइम एंड टेस्टेड कर लिया है कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस की दरकार नहीं है, और इसको हम लोगों ने रियल लाइफ के यूज में ले लिया। कुछ कन्वेंशंस इतने सही थे जिसको सिर्फ हम लोगों ने नहीं, रीजनल लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर नहीं, मे बी इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर सभी लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। यानी उसकी यूटिलिटी को एक तरह से मान्यता प्राप्त हो गई। जैसे अपने बोलते हैं ना, ये एक ऑथराइज सर्विस डीलर है और ये जो है ऑथराइज नहीं है पर अच्छा काम करता है। तो जब कन्वेंशंस ऑथराइज्ड हो गया तो वो बन गया साहब कॉन्सेप्ट्स, यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा सारे लोग अपना बिजनेस का बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, ये सब तैयार करते हैं, जिस चीजों पे बेस करते हैं वो सारी चीजें मेरी कॉन्सेप्ट्स बन गई। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अपना कहलाएगा साहब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एक सेकेंड। टेक वन टर्म एट अ टाइम। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अगर हम लोग डिफाइन करें, ये जैसे आप बोल रहे डेफिनेशन सर हमें लिखना है, तो ये वो 2 लाइन है जो आप लिख सकते हैं सभी लोग, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स defines the assumptions on the basis of which financial statements of a business is prepared। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं पहले ये समझ के रख लो बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटीज यानी शेयर होल्डर का स्टेटमेंट, एंड नोट्स टू अकाउंट्स। दिस टर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीजें आ गई बेटा इसके अंदर? ट्रेडिंग, पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ बोल सकते हैं। बैलेंस शीट सर ये तो हमको बचपन से आता है, तो एफर्ट क्या चीज का लगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके अलावा शेयर होल्डर्स अकाउंट, और उसके अलावा साहब नोट्स टू अकाउंट्स। सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या भला होती है? ये आप एलिमेंट्री लेवल पर नहीं सीखते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं सीखते हैं। कंपनी अकाउंट्स, जो लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, वो लोगों को अपने अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ती है, और ऑडिट कराने के बाद जो ऑडिटर होता है वो एक टिप्पणी देता है कि भाई उसे उस कंपनी के अकाउंट्स में क्या फील हुआ, कमी है, अच्छाई है, क्या वो लोगों ने सारा लॉ फॉलो किया है, वो सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में आती है। लाइक जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर में 2 लाइन टीचर लिखती थी आपके बारे में, रिमार्क्स, कि द फलाना स्टूडेंट इज स्टूडियस या टॉकेटिव इन द क्लास। वो पेरेंट्स तक एक बात कन्वे करना चाह रहे थे आपके बारे में, तो वो 2 लाइन में लिखते थे। उसी तरह से यहां पर ये कई पन्नों तक जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स इज द डिटेल्ड व्यू ऑफ द अकाउंटेंट, द ऑडिटर, टू द वर्ल्ड। क्योंकि वो सारी दुनिया को बताना चाहता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भैया, क्योंकि लॉ में ट्रांसपेरेंट नहीं होगे तो आप कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइंस द अजम्पशंस जिसकी बेसिस पर हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा सिस्टम टिका हुआ है। Concepts are basic assumption, again we are repeating the term, and conditions upon which the accountancy has been based, यानी वो बुनियाद जिस पर अकाउंट्स टिका हुआ है। तो सवाल आता है सर
अपने पास ऐसे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अनगिनत नहीं, नहीं अनगिनत नहीं, वी कैन नेम देम, वी कैन क्वालिफाई देम इन अराउंड अबाउट 9 नेम्स। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने अपना लिए हैं साहब। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको पॉपुलरली बच्चे एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। क्या होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट? जिसको हम लोग बोलते हैं साहब ओनर, यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये दोनों अलग अलग लोग हैं। हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के नजरिए से बनाते हैं, बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं बनाते। राम का बिजनेस अलग है, राम अलग बंदा है। रिलायंस कंपनी एक अलग एंटिटी है, अंबानीज एक अलग इंडिविजुअल है। वो दोनों एक सेम नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत बार बोलते हैं अरे अंबानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी नहीं है बेटा, हम सबकी कंपनी है। अगर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर भी है तो मैं भी उस कंपनी का मालिक हूं। हालांकि इट विल बी मॉकरी ऑफ मी ऑफ सेइंग दिस पार्ट, खराब लगेगा, जैसे लगेगा भाई क्या बोल रहे हैं हम लोग, पर हाँ हमारा एक शेयर का अधिकार है, हम लोग भी ओनर हैं। वो ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, हम लोग सिर्फ एक स्मॉल शेयर होल्डर है, बट फिर भी द टर्म इज आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। अरबों शेयर होल्डर हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, वो सब मालिक हैं, बट डिसीजन मेकर सारे नहीं हो सकते बेटा। आज अगर डिसीजन मेकर समझो एक कमरा है, जैसे आपके कॉलेज में एक डिसीजन हो रहा है, छोटे लेवल पे सोचते हैं, उसके अंदर में टीचर्स और हेड प्रिंसिपल ये लोग बैठे हुए हैं। अब कॉलेज के सारे स्टूडेंट को भी बुला ले डिसीजन मेकिंग के अंदर में, तो केओस के अलावा कुछ और होगा क्या? कोई सीटी मार रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, ये सब चालू हो जाएगा। लाइक एक स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए 22 लोग बहुत होते भाई, 11-11 दोनों साइड से, उसके अलावा प्लेयर भी होंगे तो भी वो साइड में बैठेंगे। अगर उनको भी मैदान में उतार लेंगे तो वो गेम फेयर प्ले में नहीं जाएगा, इसलिए द एंटिटी रिमेन्स सेपरेट। ये हो गया अपना साहब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम है मनी, अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड होती है जो मनी में मेजर की जा सकती है। एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट कम या बिकम द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। यहां पर एक वर्ड मैंने आपके साथ यूज किया था, इवेंट्स, या भी कर लाऊं, एंड ट्रांजैक्शंस। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मनी में होते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन अदर सेंस ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, इवेंट्स नॉन मॉनेटरी होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। सिर्फ जो इवेंट मनी में होते हैं, पहला बात तो मनी में होते हैं उसको इवेंट नहीं बुलाकर बेटा ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं। टर्मिनोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी, और चूंकि वो ट्रांजैक्शंस है तो वो मनी में मेजर हो रहा है, हेंस द नेम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न मतलब एक एंटिटी चल रही है, आगे भी चलेगी और नियर फ्यूचर में भी चलती जाएगी साहब। नीदर देयर इज अ नेसेसिटी नॉट देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट द बिजनेस विल बी क्लोज्ड इन द नियर फ्यूचर। अगर कभी भी बिजनेस को ऐसा फील हो रहा है कि वो बंद होने वाला है या उसके अंदर में लॉसेस इतने हो गए हैं कि वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, तो उसे शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि भाई हमारी कंपनी इन चीजों से गुजर रही है, ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स छुपाए नहीं जा सकते, यू हैव टू बी ओपन टू ऑल। यही अंतर है बेटा। हम लोग जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ते हैं यानी एक अकेले आदमी का बिजनेस, तो वहां पे झूठ चलता है। और जितना अकाउंट्स तुम बड़े लेवल पे ले जाते हो, कॉर्पोरेट, जिसको कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, लिमिटेड बोलते हैं, वहां पे यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। और अगर एक ऑडिटर इस बात की जांच करने में असफल हो तो वो कंपनी जो है साहब अपने साथ और लोगों का पैसा भी डुबाती है। ऐसा बहुत सारा स्कैम्स कई बार हमारे सामने आता है कि फलाना कंपनी पैसा लेकर भाग गया। एक बहुत पहले इंडिया में एक स्कैम हुआ था, जिस कंपनी का एडवर्टीजमेंट, कंपनी क्या करती थी इसके बारे में पूछना ही मत, क्योंकि उसका किसी को पता नहीं, बस एक नाम बनाया, उसका एडवर्टीजमेंट सचिन से करवाया, अमिताभ बच्चन से करवाया, शाहरुख खान से करवाया, सिर्फ ऐड करवाना चालू किया। तो तुम्हारा फर्स्ट इमेज क्या है? अरे इतने बड़े बड़े स्टार ऐड कर रहे हैं, सचिन इज लाइक गॉड टू अस जो क्रिकेट खेलता है, अमिताभ एंड शाहरुख इज लाइक अपनी फील्ड का मास्टर। इस ऐड के बाद उन लोगों ने मनी कलेक्शन चालू किया। इट वाज बेसिकली लाइक अ चिट फंड कंपनी जो पब्लिक का पैसा लेकर उनको बोलती है आपका साल भर में पैसा डबल हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ फंडा। 1.5 साल में उन्होंने करोड़ों रुपया लेकर के उसका मालिक फुर। तब लोगों को रियलाइज हुआ, इवन द एक्टर्स जो उसका ऐड कर रहे थे उनको भी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उनका पेमेंट मिल गया पहले से ही।
यानी उस बंदे ने पहले बिजनेस में इन्वेस्ट किया धोखा देने के लिए और उसके बाद पब्लिक का पैसा टर्न करके चला गया. They didn't even existed for again we say 10-15 years ना, 1-1.5 साल में सारा कहानी खत्म. सहारा ग्रुप वॉज नॉट लाइक दैट. सहारा ग्रुप एकदम डिफरेंट एग्जाम्पल है. सहारा ग्रुप एक बिजनेसमैन था, है इनफैक्ट सुब्रतो रॉय, एंड वी आर प्राउड कि वो एक बंगाल के बिजनेसमैन है. ही इज इन जेल राइट नाउ, पर उन्होंने बिजनेस बनाया. सहारा एयरलाइंस भी थी जेन्युइन कंपनी. इंडिया का जो लोगो है वो सहारा कपड़ा पे लगा रहता था, तो इंडिया टीम के ऊपर कोई झूठा कंपनी का लोगो थोड़ी लगेगा. वो ट्रू बिजनेसमैन था, बट उसके डिसीजंस वाइल्ड होते चले गए. जब होता है ना बिजनेस आदमी का बढ़ता है तो कई बार आपको सजेशन देने वाले, या हम लोग बोलते हैं ना दिमाग सातवें आसमान पे चले जाना, तो उन्होंने कुछ बिजनेसेस ऐसे लिए, डिसीजंस ऐसे लिए जो बैकफायर कर गए. ये किसी के भी साथ हो सकता है. उनका ऑब्जेक्टिव चीट करना नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम. इतने सारे एम्प्लॉइज बेचारे सबका एम्प्लॉयमेंट चला गया, बट ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन. ऑफकोर्स ही एंडेड अप ऑन द बैड साइड ऑफ द सिनेरियो. वो एक अलग बातचीत हो जाएगी. ये जो मैं पहला एग्जांपल बोला तो चोरी करने के लिए बनाया था गया था, बिजनेस ही चोरी करने के लिए बनाया गया था. बंगाल का रिसेंट स्कैम रोज वैली स्कैम, उसका पर्पस ही चोरी था. वहां पे पॉलिटिकल लोग और बिजनेसमैन उसी इंटेंशन से ज्वाइन हुए थे. उसको भी बहुत साल उन्होंने रन किया, लेकिन जब पकड़े जाने लगे तब जाके स्कैम पता चला. जब तक नहीं पकड़े जा रहे थे तब तक तो सबको मजा आ रहा है. तो स्कैम हो गया तो अब क्या उसका आरती उतारेंगे क्या कि भैया तुम जाएगा क्या उससे मिलने के लिए? नहीं तो क्या करना है सब जान के. कमिंग बैक टू गोइंग कंसर्न, इफ द बिजनेस इज गेटिंग क्लोज्ड इन द नियर फ्यूचर यू हैव टू इन्फॉर्म. अदरवाइज अगर ये नहीं बोला जाता है तो इज एन अजम्पशन कि बिजनेस इन द नियर फ्यूचर विल नॉट बी क्लोज्ड और ट्रांसफर टू समवन एल्स. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है साहब? 3 महीना, 6 महीना, 1 हफ्ता, कुछ भी हो सकती है. पर नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. व्हाई डू वी राइट द वर्ड फॉर द ईयर एंडेड? उसका मतलब होता है हम ये बंदे का पीएल 1 साल का बना रहे हैं, 6 महीने का भी बनता है. जीएसटी का रिटर्न हर क्वार्टरली लगता है, तो उनको तो क्वार्टरली हिसाब करना पड़ता होगा. तो ये एक पीरियड डाइवर्सिफाई किया जाता है, नॉर्मली 1 ईयर का. हर इंसान अपना बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बनाएगा कम से कम साल में, और जरूरत होने पर वो 2 बार ही बना सकता है. वो पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. नॉर्मली बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट होता है, बट अकाउंटिंग सेंस में उसको फाइनाइट बनाना पड़ता है ताकि चेक हो सके. आज समझो आप लोग केजी में ज्वाइन किए, केजी में मार्क्स वार्क्स नहीं होता है, अपर केजी लोअर केजी मार्क्स नहीं होता, मतलब ग्रेड मिलते हैं, बच्चा ए है, ए प्लस है, तो सब बच्चा शान से रहता है, मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स नहीं आता है. किसी का बी है तो लगता है थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस हुआ है. पर मार्क्स कब से चालू होता है? मे बी क्लास 1, 2, 3 के बाद से. मार्क्स आते के साथ ही क्या होता है? एनालिसिस चालू हो जाता है. ये 40 लाया, 44 लाया. अगर बचपन से लेकर क्लास 10 तक तुम्हारा कोई एग्जाम ही नहीं ले और सीधा क्लास 10 में पहली बार बोर्ड रखवाएं, तो तुम सोच सकते हो तुम्हारा क्या होगा. एग्जाम्स होता है इसलिए कि आपको हर कुछ दिन में चेक किया जा सके. इनफैक्ट एग्जाम 1 साल में भी नहीं होता है. हम लोग जब और छोटे होते हैं तो यूनिट टेस्ट और मंथली टेस्ट और अलग अलग स्कूल का अलग अलग ड्रामा होता है, वो हम लोग को खराब लगता है, पर वो खराब सही है हमें चेक करने के लिए. आप ईमानदारी से बताओ पढ़ते क्यों आप लोग? ये तो गंदी बात मत कर देना सर ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे गंदी बात हो जाएगी. सर मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स मिलता है इसलिए पढ़ते हैं. अगर मार्क्स नहीं मिले मतलब एग्जाम ही नहीं हो तो हम कभी आपका शक्ल ही नहीं देखे, जीवन में कभी मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखे हम लोग, हमारा दुकान बंद हो जाएगा. मतलब अपने लोग सब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं. तो चलो वही कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कम से कम उसके लिए तुम ज्ञान तो हासिल कर रहे हो ना, वेदर यू विश इट और नॉट, वेदर यू डिजायर इट और नॉट, एटलीस्ट इट इज कमिंग टू यू. और इसी ज्ञान के भरोसे आप आगे का अपना फ्यूचर बनाओगे, जिसमें आप अपना बिजनेस चलाओ या आप अपना एम्प्लॉयमेंट करो. वो इनकम यानी आपका पूरा फ्यूचर इस 3 साल पे डिपेंडेंट है. ये पूरा फ्यूचर आपका 3 साल पे डिपेंडेंट है. बहुत से लोग ये बात को इस तरह सोचते हैं, सर बीकॉम में क्या पढ़ना है? गलत. ये आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन का पीरियड है, ये आपका एजुकेशन का एक बेस बिल्डअप का पीरियड है, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है उसको भी सुधारा जा सकता है, अभी बहुत देरी नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. तो दिस पीरियड शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इसके पहले आपको फोर्सफुली पढ़ना पड़ता था. अब आप थोड़ा समझदारी से ये सोच सकते हो कि आपका पूरा जीवन, जो कि अगेन इस 3 साल से बहुत ज्यादा है,
जस्ट इमेजिन हाउ मेनी इयर्स यू लेफ्ट फॉर अ लाइफ, आपको नहीं पता आप कब डेथ करेंगे, हम डेथ करेंगे। जस्ट इमेजिन कोई भी एज और आप माइनस कर दो अभी का एज, और ये 3 साल आपको सिर्फ देना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा। तो बेटा अकाउंटिंग पीरियड हो गया, पीरियड में बांटना ताकि हम एनालिसिस कर सके चीजों का। अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल भाषा में कॉस्ट, यानी कोई भी चीज को अगर हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक कॉस्ट इंकर्ड हुआ होगा, उस दाम पे रिकॉर्ड करते हैं। फ्यूचर के सारे डिसीजन उसी कॉस्ट पर होते हैं। इसको एक एग्जांपल से सोचो, मैंने एक मशीन खरीदी ₹1,00,000 की, से 2020 में 22 में 1,00,000 रुपीस की मशीन खरीदी। 1 ईयर मशीन मैंने यूज की। 1 ईयर यूज करने के बाद मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द यूटिलिटी विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द असेट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट। ये लेट से 10,000 है, ये हिस्सा प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाता है। जब तक किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं पता चलेगा बेटा, तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? तो ये हिस्सा इतना इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपके बैलेंस शीट में आपका मशीनरी या असेट 90,000 का बचा, लेकिन ये 90 आया किसके बेसिस पे बेटा? इस लाख के बेसिस पर। ये लाख होता ही नहीं तो बाकी सारे फिगर गायब हो जाते हैं। यानी कॉस्ट, हर चीज अपने एक कॉस्ट इंकर्ड पे लिखी जाती है। इसी बुनियाद पर आगे की सारी कहानी लिखी जाएगी। ये उसका बेस है जिस पर आगे का स्टोरी लिखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपने इसको और यूज किया, आपने फिर 1 साल यूज किया, लेट्स से आपने डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज किया, लेट्स से 10,000 ही किया, तो आपका रिमेनिंग वैल्यू बच गया 18। लेकिन अभी भी आप इसी बेसिस पर आगे बढ़ रहे हो, तो ये पहला वाला बेसिस कहलाता है कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री पास्ट, हिस्टोरिकल यानी पास्ट, जो कॉस्ट पे एक्चुअली मैंने उसको अक्वायर किया था। ऐसा सोचो, एग्जाम्पल सोचो, आपने एक फोन खरीदा, एकदम नया फोन अगर कोई लॉन्च होता है तो बहुत प्रीमियम प्राइस पे लॉन्च होता है। से आईफोन अभी 14 लॉन्च हुआ है, 1.5 के अप्रोक्सीमेट मॉडल का लॉन्चिंग प्राइस है, डिटेल्स पे नहीं जाते हैं। आज आईफोन 14 का प्राइस 1.5 के है, आज आईफोन 10 या 11 क्या उसी प्राइस पर होगा जिस पे वो लॉन्च हुआ था? नहीं। जैसे उसका प्राइस आज मे बी 30-40, अगेन हम लोग सेलर नहीं, हमें वो नहीं सोचना है, 30-40-50 के होगा, मतलब अपने ओरिजिनल प्राइस वो भी लाख सवा लाख के रेंज में था, वो गिर कर नीचे आ गया है, यानी वो मार्केट प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू है। वो प्राइसेस का भी यूटिलिटी है, यूज है, पर नॉट एट दिस टाइम। पहले चीजें कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, अभी हमें सिर्फ उस कॉस्ट को जानना है। फ्यूचर में हम लोग बाकी कॉस्ट की बातचीत भी करेंगे। 6 नंबर डुअलिटी कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट, तो भाई डबल एंट्री प्रिंसिपल को बोलते हैं, जिससे आप शायद अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसा होता है बेटा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तराजू का दो साइड जैसे बराबर होता है, वैसे अकाउंट्स में हर डेबिट के बदले एक क्रेडिट आना ही चाहिए। एवरी डेबिट शुड हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। एसी ऑफ कर देगा। तो डुअल एस्पेक्ट इज नथिंग बट दूसरा नाम डबल एंट्री प्रिंसिपल का, अनदर नेम अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री दैट इज डुअल एस्पेक्ट। कौन कौन सा एस्पेक्ट बेटा? एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रियल लाइफ में गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए। आप सामने वाले को वेजिटेबल्स बाय करते समय मनी देते हो, बदले में सामने वाला आपको वेजिटेबल्स देता है। जिस भी दुकान से आप कुछ खरीद रहे हो, यू आर पेइंग समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, और वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है जो आपको चाहिए। दैट इज गिव एंड टेक इन रियल लाइफ। यहां पे गिव एंड टेक का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में मीन करता है बेटा, किसी भी इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा सर, बिना खर्चा की इनकम कैसे आएगा? अगर हम सड़क पे दुकान लगा रहे हैं, डाला लगा रहे हैं, उसका हमें एक रेंट देना पड़ेगा साहब।
स्टाफ है, सैलरी देना पड़ेगा तब जाके वो मेरे लिए काम करेगा। जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े खर्चे, तो इसका मतलब बिना एक्सपेंस के यू विल नॉट अर्न द रेवेन्यू। तो मैचिंग कंसेप्ट बोलता है यू हैव टू मैच द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू। जब आप ट्रेडिंग में सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो संग संग आप ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक परचेज एक्सपेंसेस को डेबिट भी करते हैं। पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट भी करते हैं। उस डेबिट का मतलब क्या होता है साहब? उस डेबिट का मतलब सिंपल होता है कि आपने जब यहां सेल्स यानी इनकम लिखी तो इसके सामने आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन एक्सपेंसेस लिखा, यानी आपने इनको मैच कराया। जो एक्सपेंस इसके लिए नहीं है वो यहां आ ही नहीं सकता है। दैट इज बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज समझो हमारे पास दो बिजनेस है, ये बिजनेस ए है, ये सेल्स भी बिजनेस ए का है। सवाल कर रहा हूं, क्या यहां पे हम बिजनेस बी का खर्चा डेबिट कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे साहब, ये तो जाती हो जाएगी। आप यहां पे बिजनेस ए का खर्चा लिखो ना, क्योंकि वो मैच कर रहा है, बी का क्यों लिखोगे? तो हेंस मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा किया गया होगा सिर्फ उसको लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी हम किस प्राइस में चीजों को रियलाइज करेंगे। सर रियलाइज करेंगे मतलब अगेन सिंपल, बेचेंगे। हमने अगर एक मशीनरी को 10 साल यूज कर लिया बेटा, अब वो मशीनरी खराब हो गई, खराब होगी तो हटाना ही है। हटाना है तो भी रद्दी के भाव कुछ तो मिलेगा बेटा, स्क्रैप वैल्यू कुछ तो मिलता है। हम लोग तो यार इतने पक्के बिजनेसमैन है कि घर में जो अखबार आता है 2-2.5 रुपया का, उसको पढ़ के उसमें से रॉकेट बनाकर उसका पूरा खून निकाल करके उसको भी रद्दी के भाव में 20-30 रुपया किलो निकाल लेते हैं। कितना यूटिलिटी कर लेते हैं। मगर मतलब थिंकिंग बात समझो तो बिजनेसमैन तो साहब की चीजों को बेचेगा नहीं। तो रियलाइजेशन वैल्यू से रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बनता है। एंड लास्टली बेटा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी इनकम और एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। सर अक्रूवल बेसिस को थोड़ा और बोलो जरा। अक्रूवल बेसिस का मतलब इनकम अर्न हो जाए, रिकॉर्ड कर लो, मे और मे नॉट बी रिसीव्ड। मतलब सर पैसा मिल गया तो भला, ना मिला तो भला, अर्न हो गई यानी कॉन्फिडेंट हो गए कि सर कमा चुके हैं, कोई बात नहीं रिकॉर्ड कर लो। उसी तरह एक्सपेंस को एक्सपेंस को जब आपने इंकर कर लिया आप रिकॉर्ड कर लो। सर इंकर मतलब अगेन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा, मे बी टुडे मे बी टुमारो और 3 days, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यही वाला वर्ड बेटा मे और मे नॉट बी, खाली रिसीव्ड के बदले पेड। जो खर्चा साहब पेड हो जाता है वो तो सिंपल है साहब, पेड हो गया। पर जो खर्चा अभी तक पेड नहीं हुआ है उसी को आप अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हो। तो जो जस्ट रिलेट टू द टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता ही अक्रूवल बेसिस वर्ड के कारण है। जो इनकम आ गई वो तो कमा ही लिए कैश में, पर जो इनकम आएगी कंफर्म है पर मिला नहीं है उसको हम लोग अक्रूड इनकम के नाम से जानते हैं। हेंस द वर्ड अक्रूवल बेसिस। तो अपना टॉपिक क्या चालू हुआ था सोच के देखो बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। उसमें अभी बातचीत हमारी कौन सी हुई है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बहुत भारी नहीं है, उस पर अब हम लोग जा रहे हैं। इस पे कितने कॉन्सेप्ट्स हम लोग को अभी तक पढ़ने मिले बेटा? देर आर 9 कॉन्सेप्ट्स विच आर कवर्ड हियर। कॉन्वेंशंस के अंदर में साहब 4 आइटम से गिन करके। इससे क्या होता है? स्ट्रक्चर याद रहता है। ये गिनती याद नहीं रखने के लिए दे रहा हूं, ये गिनती याद रहने से क्या होता है? स्ट्रक्चर पता रहता है। अच्छा कॉन्सेप्ट्स के अंदर 9 कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्टेड हो चुके थे। कन्वेंशंस बिलीफ से आता है, कस्टम से आता है, या ऐसा बोल सकते हैं दीज आर अनरिटन लॉज। सर अनरिटन लॉ मतलब
सबका अपना एक धर्म होता है, यानी भगवान को मनाने का तरीका। कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस बोलता है। तो अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने गॉड को जब मना रहा होता है, यानी ही इज पेइंग रेस्पेक्ट, तो वो रेस्पेक्ट देने के लिए हाथ को कुछ इस तरह से यूज करता है। एक हिंदू अगर यूज करता है, अगेन पेइंग रेस्पेक्ट टू द गॉड, तो वो अपने भगवान को हाथ जोड़ के मनाता है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कब शिव जी आके बोले धरती पर कि तुम दोनों हाथ जोड़कर मेरे को बोलोगे तभी हम सुनेंगे, और तुम हाथ को अगर इस तरह कर लिए तो हम चले जाएंगे ये सोच करके अरे तुम तो हमारे धर्म के नहीं हो। अगेन दीज आर अनरिटन लॉज। ये सिर्फ किसी ने कहा है, किसी ने माना है, हजारों हजारों साल से चला आ रहा है। अब हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। इस पे कोई बुराई नहीं है, जो चल रहा है उसमें कोई बुराई नहीं, तब तक ठीक है। तो हर आदमी अपने हिसाब से अपने भगवान का, अपने गॉड को मनाता है। तो दैट इज अनरिटन लॉज, दैट इज कन्वेंशन। चप्पल की बात कर लो, भगवान से बात आ रही है तो अपने लोग मंदिर में चप्पल ले जाते हैं क्या? सवाल ही नहीं था सर, क्या गंदी बात करो, अभी तुरंत आपके ऊपर केस हो जाएगा। हो सकता है, बट चर्च में जाता है साहब। तो इसका मतलब आपका चर्च वाला जो गॉड है वो जूता एक्सेप्ट करता है, और आपका हिंदू समाज वाला गॉड या जो बाकी कम्युनिटी के गॉड है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगेन इसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते साहब, ये बिलीफ है, उस समाज की बिलीफ है, जैसा बिलीफ है वैसा चला आ रहा है साहब। देयर इज नो हार्म इन इट। हम लोग किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तुम अपना मानो भाई, हम अपना मानते हैं। कोई मर गया तो कोई इसको जमीन में गाड़ता है, कोई इसको जो है जला देता है। अब जलाने वाला जो है उसको दूसरा पर्सन बोले देखो तुम मरने के बाद भी कितनी यातना दे रहे हो, उसकी बॉडी को जला रहे हो, कितना पेन हो रहा होगा उस आदमी को, वो मर गया तब भी तुम बोल रहे हो पेन हो रहा होगा। बिलीफ है उसका। इवन इफ यू बिलीव, एक समाज में कुछ लोग मरने के बाद क्या करते हैं लोगों के साथ पता है? उनको खुले मैदान में छोड़ देते हैं बॉडी को, और वल्चर्स उनकी बॉडी को खाते हैं। उनका जस्टिफिकेशन है साहब, अगेन इस पे कोई घिना करने की बात नहीं, उनका समाज है, ये फैक्ट है। वो लोग बोलते हैं कि वो बॉडी मरने के बाद भी किसी जानवर के, किसी वस्तु के काम आ रही है, वो वल्चर का खाना बन रही है, तो वो अल्टीमेटली उसका भला कर रहे हैं। ये सोच भी गलत नहीं है। हम तो नहीं खाए कभी, तुम अघोरी से मिले होगे भाई। अगेन बात समझो, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, वो उनका बिलीफ है, वो उनका कन्वेंशन है। बहुत से लोग ये बोल के, जैसे बाबा भूतनाथ जैसे होते हैं ना, शिव जी इज लाइक, वो वहां पे वो मिलता है, भांग वांग खाते हैं लोग, नशा करते हैं, तो लोग भगवान पे डाल देते हैं। बोला भगवान शिव जी कभी नशा नहीं करते साहब, ये अपनी बिलीफ लोगों ने उस पर डाल रखी है भगवान की। तो दिस इज मतलब देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट इट, पर कुछ मिथ्स धीरे धीरे हट रहे हैं, कुछ मिथ आज भी चल रहे हैं जो ऐसा सुविधा है। तो अकाउंट्स की बात आते हैं बेटा, कन्वेंशंस चले आ रहे हैं, अनरिटन लॉज है, एक्सेप्टेड है, और अभी सिर्फ 4 है। हो सकता है कुछ साल बाद 4 भी नहीं रहे, नहीं समझ में आए तो, अभी तक तो 4 चल रहे हैं बेटा। इंडिया में इतना सारा तरह का लोग है बेटा, अघोरी और ये वो ना, पगला जाएगा सोच सोच के। अभी सोचो तुम लोग अघोरी हो, अपना पढ़ाई कर लो, पूरा जीवन अघोरी में बीत जाएगा वरना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेटा, कन्वेंशंस refer to common practices which are universally followed। सारी दुनिया उसको आंख बंद करके मान रही है। सब क्यों मान रही है पता नहीं, खराबी है नहीं, खराबी नहीं, तब तक मानने जा रही है। ये भी काम लगता है सब प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, बट ये कस्टम से आ रहा है, ये हमारे ट्रेडिशन से आ रहा है, ये एक तरह का अनरिटन लॉ है। तो अगर आपको लिखना पड़ेगा तो ये 3-4 वर्ड आपके सेंटेंसेस में रहा, मतलब आपने परफेक्ट सेंटेंस लिख दी। यू डोंट हैव टू मग अप, यू हैव टू, इवन इफ यू आर मगिंग अप, 5 वर्ड याद कर लो, ये जो वर्ड अपने बोले कि कॉमन बिलीफ, कॉमन प्रैक्टिस से आ रहा है, दीज आर अनरिटन लॉज, दीज आर कस्टम्स, दीज आर ट्रेडिशन विच आर अप्लाइड इन द मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो साहब कौन कौन से कन्वेंशंस हैं? ये 4 रह गए बेटा। क्या क्या नाम है बेटा? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, और इसको खाली डिस्क्लोजर भी एक बार बोल सकते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं। मटीरियलिटी और कंसिस्टेंसी, जस्ट याद रखने के लिए, फूड फॉर थॉट। सीसीडी जानते हो, नाम सुना है सीसीडी? नहीं, कैफे कॉफी डे, सीसीडी मस्त है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग, सीसीडीएम, सीसीडी मस्त है। सी आपका कंसिस्टेंसी एक वर्ड, सी कंजर्वेटिज्म, डी आपका डिस्क्लोजर, इसलिए मैं बोला फुल डिस्क्लोजर को डिस्क्लोजर से याद रख लो, और एम मस्त है मटीरियलिटी। तो सीसीडीएम जस्ट फूड फॉर थॉट, एक बार ध्यान रहने लग जाएगा
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या क्या है साहब कन्वेंशन अपने, CCD, पहला वाला कोई भी ऑर्डर में, कंसिस्टेंसी, एक है कंजर्वेटिज्म, एक है आपका D डिस्क्लोजर, एक है M मटीरियलिटी। व्हाट इज दिस सर, ये वर्ड क्या बला है? कंसिस्टेंसी बोलता है कि जो, लिख लो वेट कर रहा है अगर लिख रहा है तो। बोले सपोजिटली यू आर इन अ स्कूल, स्कूल लेवल पे एक कॉलेज स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है बॉयज और गर्ल्स का, वो ड्रेस हर साल बदलता है कि मोटा मोटी सेम रहता है? मे बी समर और विंटर में डिफरेंट होता होगा, विंटर में जैकेट्स आ जाते हैं, ब्लेजर सॉर्ट ऑफ, अदरवाइज अदर देन दैट कुछ नहीं बदलता है, काफी सालों तक सेम रहता है, बिकॉज दैट इज कंसिस्टेंसी। वो दुनिया को ही बताता है कि ये फलाना कलर का जो ड्रेस है या जो पैटर्न है ये इस स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एक तरह का रिमार्केशन होता है। तो उसी तरह से अकाउंट्स में जो मेथड आप फॉलो करते हो, स्टॉक को वैल्यू करने का, आपका डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करते हो, गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड फॉलो करते हो, वो सारे मेथड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम होने चाहिए ताकि कंपेरेबल हो सके। अगर हर दिन अपने बदलेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी और अकाउंट्स का पर्पस फेल हो जाएगा। अकाउंट्स का पर्पस सिर्फ डेटा स्टोर करना नहीं होता बेटा, क्योंकि डेटा स्टोर करने वाले को तो बुक कीपिंग बोलते हैं, उसको पर्पस होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग उसको एक लेवल ऊपर लेकर एनालिसिस स्टेज पर जाता है, तब हम लोग यहां पर आते हैं साहब। तो कंसिस्टेंसी मींस वट एवर मेथड वी आर फॉलोइंग प्लीज फॉलो दैट एवरी ईयर सिमिलरली। तो कंसिस्टेंसी मींस द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। इससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलेगी। आपके जैसे और भी, जैसे कपड़ा बाजार में एक इंडस्ट्री तो है नहीं बेटा, कपड़ा बाजार में तो और हजारों लोग होंगे, आप भी वही फॉलो करते हो जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, इससे कंपैरिजन ऑफ द होल इंडस्ट्री हो पाएगा एक साथ में। आज समझो एक पेट्रोल पंप पे आप गए, वहां पे पेट्रोल का रेट फलाना और डीजल का रेट लिखा हुआ है, आपने थोड़ी दूर आगे गए दूसरे पेट्रोल पंप पे, क्या आपको लगता है उनका रेट डिफर हो सकता है? नहीं साहब, एक स्टेट में तो एक ही होगा, दो स्टेट में डिफर हो सकता है। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, हर स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल पर एक टैक्स जोड़ती है जो डिफर कर सकती है। अदर देन दैट एवरी पेट्रोल पंप शुड हैव द सेम प्राइस। लाइक गोल्ड का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है हर दिन, चांदी का प्राइस, तो ऐसे बड़े बड़े चीजों का प्राइस जो होता है सेम होता है। इवन सब्जी तरकारी का भी प्राइस डेली होलसेल फिक्स होता है, होलसेल नॉट रिटेल। इसीलिए रिटेल में आने के बाद कोई सब्जी वाला 2 रुपया कम और 2 रुपया ज्यादा बेचता है। कोई बोलता है भाई हमारी सब्जी जो है ऑर्गेनिक है, और दूसरा बोलता है भाई हमारे यहाँ की ऑर्गेनिक नहीं है, वो वाली प्राइस की अंतर होती है। अदरवाइज कुछ चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बिजनेस से रिलेटेड, उन सबको डिस्क्लोज करिए। आज सपोजिटली दो घर में रिश्ता हो रहा है, इट्स लाइक मैरिज प्रपोजल दिया जा रहा है, तो हम लोग कुछ डिटेल्स एक दूसरे के बारे में जरूर पता करते हैं। एक उनका स्टेटस क्या है, इन द सेंस मनी, नो ऑफेंस, सब आदमी अपना मनी स्टेटस देखकर करना चाहते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनका समाज में क्या मतलब बोलते हैं रेप्यूटेशन है। अगर आपका फैमिली में मतलब जिससे आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वहां पे पता चले कि भाई वो लोग जो है काफी बार जेल वेल में आते जाते रहते हैं, मतलब इसलिए कि ट्रेंड उनका मजा है, कभी बड़ा बेटा गया कभी छोटा बेटा गया, तो विल यू लव टू गो इन दैट फैमिली? ऑफ कोर्स बैकआउट हो जाएगा। पर ये डिस्क्लोजर होना चाहिए ना, यहाँ पे छुपा ली जाती है, क्योंकि ये तो हम लोग एक लोकल टर्म सोशल बातचीत कर रहे हैं, पर बिजनेस में आपका गलत हरकत भी आपको बताना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते हो। आप बोलोगे सर कौन बताएगा, आपको नहीं बताना, ऑडिटर का काम है।
यहाँ पे ऑडिटर का रोल होता है, वो बताएगा ही बताएगा। सर ऑडिटर क्यों बताएगा? ऑडिटर छुपा लेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा भाई। वो इतनी पढ़ाई करके ऑडिटर बना है, सीए क्लियर किया है तपस्या से, उसका कैंसिल कर देगा सीए इंस्टीट्यूट लाइसेंस, घर में बैठा रह जाएगा। मे भी उसको कितना ही पैसा मिल रहा होगा, वो ऐसा पैसा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर जेल प्लस लाइसेंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है, इसलिए ये काम नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, लोग दुनिया में सभी तरह के हैं, अच्छे और बुरे, करने वाले कुछ भी कर रहे हैं, बट कोई ऐसा करता नहीं है। इसलिए डिस्क्लोजर एज मच एज पॉसिबल, फुल का मतलब ये नहीं होता बेटा लिटरली फुल, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है हर एक बात बताना, नहीं, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है हर जरूरी बात बताना, इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। जितना जरूरी है उतना बताइए। आपको जो बात जरूरी नहीं है, जैसे आपका कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो हमारा मैनेजर दिन भर में 3 कप चाय पीता है, उसके साथ 2 मारी बिस्किट खाता है, पियोन जो है वो सिर्फ एक ही बार चाय पीता है, ये सब बात बताएंगे क्या बैठ करके? ये इररिलेवेंट बात है, सब क्यों बता रहे हो आप लोग? जरूरी बात बताओ। हमारी कंपनी में लास्ट ईयर स्टॉक लॉस्ट हो गया, गोडाउन में आग लग गई थी, हमारी कंपनी फलानी जगह चाइना में एक ब्रांच खोलने जा रही है, हमारी कंपनी जो है यहां से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है, ये सब रेलिवेंट बातें बताओ, बिजनेस रिलेटेड बातें बताओ। मटीरियलिटी प्रिंसिपल इसी कंसेप्ट से निकल कर आया बेटा, जो मैंने बताया, मीनिंगफुल बातें, जो जरूरी है वो बताइए, जो जरूरी नहीं है उसको साफ कर दीजिए। डोंट से ऑल द ट्रिवियल अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने शार्पनर खरीदा, आपने पेंसिल खरीदी, आपने स्टेपलर खरीदा, स्टेपलर की पिन खरीदी, इतना सारा अकाउंट्स नहीं बनाते, इन सबको स्टेशनरी बोलकर रिकॉर्ड करते हैं। तो वन वर्ड स्टेशनरी इंक्लूड्स ऑल द पेपर वर्क, आपका स्टेपलर हुआ, पेन हुआ, सब कुछ एक वर्ड में आ गया। मशीन एक हेडिंग, उसके अंदर में जितने तरह की मशीनरी है वो आ गई, हर मशीन का इंडिविजुअल नाम नहीं लिखा जाता है। फर्नीचर बोले तो उसमें चेयर, टेबल, अलमीरा, बेंचेस, सब कुछ आ गए। तो अकाउंट्स में एक ग्रुप ऑफ हेडिंग मटीरियलिटी के हिसाब से बना दी जाती है, वरना बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी इररिलेवेंट डेटा से भर जाएगा। एंड लास्ट वन ऑन दिस इज बेटा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को आप समझ सकते हो, एक मुहावरा है साहब, फूक फूक कर चलना, या दूध का जला भी छाछ को समथिंग फूक फूक कर पीता है। मतलब यह होता है आपका डर यहां पे रहना चाहिए अकाउंट्स में। सर डर किस सेंस का? अगर लॉस हो गया है रिकॉर्ड कर लो, अगर डाउटफुल है लॉस होने वाला है तो भी रिकॉर्ड कर लो। सर डाउटफुल बोल रहे हैं आप? हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूं, डाउटफुल है, आपको लॉस हो सकता है, रिकॉर्ड कर लो। आप श्योर हो तब तो रिकॉर्ड कर ही रहे हो, डाउटफुल लॉस को भी रिकॉर्ड कर रहे हो। इनकम हो गई जरूर रिकॉर्ड करो, इनकम डाउटफुल है होगी कि नहीं होगी मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप एक ऐसी इनकम को रिकॉर्ड करने जा रहे हो जो डाउटफुल है, वो आपके साथ गलत हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म मतलब डर डर के जीना। पेसिमिस्टिक व्यू, रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट अनरियलाइज गेन। जो गेन आया नहीं है, आ सकता है, क्वेश्चन मार्क है, मत रिकॉर्ड करो। ऐसा क्यों? गलत। तुम बोल रहे हो बैड डेप्ट रिकवर्ड, मतलब तो रिकवर्ड हो चुका है, पैसे आ गए हैं, तो डाउटफुल कहां है बेटा जी इसमें? चलो ऐसे समझो, तुम घर गए आज, पापा तुम्हारा शक्ल देखे बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा तुम आज, कल हम तुमको जो है होंडा का एक गाड़ी भी गिफ्ट करेंगे। तुम सातवें आसमान पे क्लाउड 9 एकदम, दोस्तों को रात में पूरा बता दिए ये वो, अगले दिन सुबह उठे, पापा आज कौन सा गाड़ी दिलाएंगे, कोई कंपनी का होंडा वोंडा बोले थे ना, तो पापा के पास गए एकदम मस्त होकर, पापा चलिए गाड़ी लेते हैं हम, ब्लू कलर का लेंगे। पापा एक थप्पड़ मार दी जोर से। गाड़ी लेंगे मतलब किए क्या तुम जीवन में आज तक? और हम कब तुमको बोले गाड़ी दिलाएंगे? तुम बोले पापा कल रात को ही तो बोले थे। पापा बोले हम नशे में थे, बोल दिए बोल दिए, रात गई बात गई। तो तुम क्या गाना गाओगे? सपना मेरा टूट गया, मेरा पापा मेरा न रहा। ये होता है सब कंजर्वेटिज्म। आपने हवा में पुलाव बना लिया कि पापा गाड़ी दिलाने वाले, जैसे ही पापा बोले गाड़ी दिलाने वाले, आपको बोला चाहिए अच्छा पापा ओके कल बात करते हैं। आपको भी पता है आप ही का पापा है, पड़ोसी का तो है नहीं। ऐसा तो बहुत बार बोला है, मम्मी को कितना बार हार दिला दिया इस तरह से, बंगला गाड़ी ले लिया है नशा में।
लिटरली नहीं समझना ऐसा जाकर घर पे अपने को, ये एग्जाम्पल है। हाँ, ट्रेन दहेज में मिल रहा था, तो सोचो। तो बोलने का मतलब है साहब, लॉसेस, अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं। ये तो हुआ तुमने बेकार का इनकम सोचा, ख्वाब बनाया और सुबह गुब्बारा फूट गया, खराब लगा ना। अब अकाउंट्स का पर्पस है तुम्हें खराब नहीं लगे। रिवर्स पे एग्जाम्पल, थोड़ा प्रॉपर एग्जाम्पल पर आते हैं। एक बिजनेस के ऊपर एक केस चल रहा है, जो बिजनेस नुकसान खाएगा तो 50 लाख का नुकसान उसको हो सकता है, केस हार गया तो, बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो उनके लॉयर ने बोला साहब लॉसेस का प्रोविजन बना लो, वर्ड्स पे ध्यान देना, लॉसेस का प्रोविजन बना लो, मतलब बिजनेस में लॉस को रिकॉर्ड कर लीजिए, शायद देना पड़ सकता है। तो वकील से हम लोग पूछे कितना रिकॉर्ड करें, वकील बोला 10 लाख रिकॉर्ड करिए ना, देखते हैं, अभी तो केस हारे नहीं, केस तो चल रहा, हम लोग तो प्रोविजन बना रहे। प्रोविजन मतलब होता है सेट असाइड करना। प्रोविजन मतलब क्या होता है साहब, सेट असाइड करना। जैसे केक है, उसमें से एक छोटा सा पीस निकालकर पहले अपने फ्रिज में रख देते हैं, ताकि बर्थडे में सारे बच्चे जो बाहर के आए वो झीम के नहीं चले जाएं, रात में अपने घर वालों के लिए भी कुछ बचे, सॉर्ट ऑफ। ऐसा करते हो तुम लोग? नहीं करते हो। ऐसा नहीं करेंगे तो मम्मी जो है सबसे लास्ट में खाने वाली, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो डबल डबल खा के निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग कॉमन सेंस है, वो थोड़ा सा स्लाइस ऑफ केक को साइड कर देते हैं, ये प्रोविजन होता है, साइड करके रख देना। 2 साल केस चला, कितना लाख रुपए साइड करके रख दिए थे आप? 10 लाख। अगले साल वापस से केस चल रहा है, आपने वकील को पूछा क्या यार ये तो केस खत्म ही नहीं हुआ। बोला सर डरिए मत, केस चल रहा है, इंडिया है, चलता रहेगा, लेकिन अब प्रोविजन थोड़ा बढ़ा दो, 15 लाख कर दो। तो 10 आप बना चुके हो, 15 वो करने बोल रहा है, यानी 5 लाख और साइड कर दो। साइड करने का मतलब इमेजिन करना, एक बार घर में ही साइड किया हुआ, कहीं किसी को दे नहीं रहे बेटा, फ्रिज में, इमेजिन लाइक दिस। अकाउंटिंग सेंस में बाद में बात कर लेंगे, मीनिंग वही है। 15 लाख हो गया, थर्ड ईयर भी केस चल रहा है, अभी भी हारे या जीते दोनों नहीं, ये पता नहीं चल रहा है। बंदा बोला सर 20 लाख कर दो, 5 लाख और साइड कर दिए। दुख हो रहा है तुमको क्या? इसमें दुख हो रहा है टेक्निकली, हाँ भी अगर बोल रहे हो तो पैसा तो घर में ही है, लेकिन तुम्हारा 50 लाख का नुकसान होगा अगर हार गए तो। उस 50 लाख में कितने का तैयारी तुम कर रखे हो? 20 लाख रुपए का, तो ये तुम्हारा बफर है। दुख इसका नहीं है, लेकिन 50 का जो दुख है वो 20 से कम हो चुका है। अब तुम्हारा दुख थोड़ा सा कम है, एक्चुअली केस हार गए, 2-3 सिनेरियो, एक्चुअली हार गए 2-4 साल बाद, तो 50 लाख देना है, 20 लाख पड़ा है, तुम्हें क्या लगेगा, चलो 30 लाख ही निकालना है जेब से। एग्जाम्पल 2, केस हार गए, 32 लाख लगा केस हारने के बाद, कितना घर में बफर था? 20 लाख। कितना निकालना पड़ेगा? तो एक्चुअली दुख कितने का हो रहा है? क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 साल वो दुख झेल लिया, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख का, तो तुमको अब टेक्निकली उसका दुख नहीं हो रहा, क्योंकि तुम तो पहले सोच चुके हो तो जाने वाला भाई। लाइक वेंटिलेटर पर अगर कोई है तो दुख थोड़ा सा तो पहले हो चुका होता है, अब उसको बदल नहीं सकते, वो दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, पर वो वेंटिलेटर पे, वी नो दैट कि उसका सिनेरियो अब है, ही इज मीटिंग विद गॉड। वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, जितना प्रोलॉन्ग्ड होता है दुख उतना कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब कितना रोएगा आदमी, ऑलरेडी रो चुका है, रोज रो रहा है, हॉस्पिटल में जा जाके आईसीयू के आगे बाल्टी लगानी पड़ रही है, और कितना आदमी रोएगा? एग्जाम्पल 3, केस हार गए, 19 लाख लगा, हार गए, 19 लाख लगा, अब दांत बाहर आ गए सर, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। साला लॉस को हम प्रॉफिट सोच रहे, सोच के देखो कितना मस्त बात है, लॉस को हम प्रॉफिट बना रहे, ये ह्यूमन फीलिंग्स है। अकाउंट्स का पर्पस है फीलिंग तुम्हारी मुस्कुराने वाली रहे। और लास्ट एग्जांपल, केस जीत गए सर, छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट हो गया था, तो पूरा 20 लाख अपना हो गया। दैट्स द मीनिंग, कि आपको जोर का झटका धीरे से लगा, और अगर नहीं लगा तो खुशी खुशी हुई। इसलिए कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन, खाली लाइन लिख ले, अगर लिखना है तो कंजर्वेटिज्म में, डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन, डू नॉट रिकॉर्ड फिर से बोल रहा हूं बेटा, डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है बेटा? सोचना। बट रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, सेंटेंस कंप्लीट करो बेटा, बट रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अगर 2 शब्द में इसको मैं खत्म करूं तो प्ले सेफ, हमेशा सेफ रहना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
सो दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स। साहब इसी दोनों को मिलाकर बोलते हैं। प्रिंसिपल्स को एक और तरीके से मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना स्क्रीन पर एक सेकेंड। जब कोई कॉन्सेप्ट लीगल बॉडी अडॉप्ट कर लेता है, लीगल बॉडी आपका लाइक कोई लॉ का बोर्ड, जैसे कंपनीज एक्ट अडॉप्ट कर लिया, या सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अडॉप्ट कर लिया, या आपका सेबी अडॉप्ट कर लिया, तो जब कोई लीगल बॉडी लाइक लीगल ठप्पा उस पर लग जाए, तो जैसे ही वो बनता है वो कॉन्सेप्ट से और स्ट्रॉन्ग बिलीफ पे चला जाता है, दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल। दैट्स अगेन इफ यू वांट टू डिमार्केट, तुम प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, बट प्रिंसिपल विल नॉट कम एज अ सिंगल एग्जांपल, क्योंकि ये दोनों ही प्रिंसिपल्स के अंदर में है, या तो वो इससे बनता है या तो इससे बनता है। तो प्रिंसिपल्स आर बेसिकली ठप्पा विद द गवर्नमेंट बॉडी। कोई इंस्टीट्यूट का, कोई बॉडी का उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तब वो प्रिंसिपल्स कहलाता है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज अगेन एज आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल, क्योंकि ये अलग से कोई क्वेश्चन बनकर आए ना आए, ये हर चैप्टर का सोल होता है। मे बी सामने से नजर आए या नहीं नजर आए, बट इसके बिना अकाउंट्स बनता ही नहीं है। ये अकाउंट्स का एक तरह का ब्लड सेल्स है, जिसके बिना अकाउंट्स चलेगा नहीं आगे। आर वी क्लियर ऑन दिस?